वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ फिनवाइन। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले लेवल 1 में हमने रिटायरमेंट के बारे में देखा था। जो लेवल 2 वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये जो पेज है प्लानिंग फॉर किड्स फ्यूचर, इसके ऊपर हमने देखा केस स्टडी। दोस्तों सेम है, जो अजित सेठ करके क्लाइंट है वो सेम केस स्टडी है। इनका डेटा हमने सबसे शुरुआत में डाला हुआ है, सो आप सभी को वो पता है इन द लेवल 1 वीडियो। तो उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों अब हम ये कर रहे हैं कि जिसमें कि पहले वाले वीडियो में हमने उनका रिटायरमेंट का रिक्वायरमेंट बताया था, दूसरे वाले वीडियो में हमने ये जो किड्स का उनका फ्यूचर है, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको कितना पैसा लगने वाला है ये हमने बताया। अब दोस्तों ये दोनों परिस्थितियां तब होगी जब वो पर्टिकुलर एज तक जीवित रहेंगे, यानी कि बच्चों के ग्रेजुएशन मास्टर मैरिज तक अगर वो जीवित रहते हैं तो उनको कितने का प्रोविजन करके रखना है, या फिर अगर रिटायरमेंट तक अगर वो जीवित रहते हैं तो धीरे करके उनको कितना पैसा अक्यूमुलेट करना है ताकि वो पैसा उनके हाथ में आए और 60 के बाद या रिटायरमेंट एज के बाद आराम से उनकी रिटायरमेंट की लाइफ कट सके। बट अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाती है दोस्तों फैमिली में, ऐसी परिस्थिति में जो फैमिली का जो फ्यूचर है या फिर बच्चों का फ्यूचर है ये दाव पे लग सकता है। इसीलिए ये जो तीसरा कैलकुलेटर है जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस मीटर, ये हम दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं। और ये इस कैलकुलेटर में हम ये देखेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखना दोस्तों, ये देखना अब ये इंश्योरेंस मीटर, ये जो शीट है ये खुल गया। इसके हमने दोस्तों मीटर का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि सबसे आखिर में अगर आप देखोगे तो ये 3 मीटर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी का फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक, पेट्रोल फुल है, रिजर्व पे है या मीडियम पे है। सिमिलरली अगर हमारी टू व्हीलर या 4 व्हीलर का अगर पेट्रोल या डीजल फुल रहेगा तो इमरजेंसी के वक्त हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम लंबा रास्ता काट सकते हैं। बट अगर हमारे गाड़ी का पेट्रोल या डीजल अगर रिजर्व पे रहेगा या एकदम कम रहेगा तो इमरजेंसी के वक्त अगर लंबा रास्ता काटना है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये मीटर किस तरीके से काम करेगा इसको हम देखेंगे, बट इसके पहले क्विकली हम जान ले कि ये शीट में हम एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इंश्योरेंस की हम जब बातें करते हैं तो हर एक के वर्जन्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से बेचते हैं, कुछ लोग एक रैंडम फिगर बोल देते हैं कि क्लाइंट कहता है कि मुझे 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना है तो इसे 1 करोड़ का बेच देते हैं। बट क्या सच में उसको 1 करोड़ की इंश्योरेंस सफिशिएंट होने वाला है या उससे ज्यादा उसे लगेगा? तो इसका दोस्तों एक डिटेल्ड एनालिसिस अगर करना है तो ये इंश्योरेंस मीटर की ये जो कैलकुलेशन शीट है ये जरूर हमें काम आएगी। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि रिक्वायरमेंट हमें एनालिसिस करना है, तो रिक्वायरमेंट दोस्तों इंश्योरेंस में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब मैं अगर गुजर जाऊं तो मेरे पीछे जो मैं परिवार छोड़ के चला जाऊंगा उनके जो लिविंग कॉस्ट है उसका प्रोविजन, ये हो गया सबसे पहला। दूसरी लायबिलिटी बन जाती है बच्चों का फ्यूचर, चाइल्ड वेलफेयर। तीसरी लायबिलिटी है करंट लोन्स, अब जो मेरे ऊपर कर्जे हैं ये। अब जो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कुछ फिगर्स कैप्चर कर रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ भी देखिए आपके सामने है, कुछ भी मैंने मैनुअल टाइप नहीं किया। अब ये देखना मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, आपने जो मुझे रिटायरमेंट के वक्त जो वीडियो 1 है उसमें क्लाइंट ने हमें कहा था कि मंथली लिविंग वो मेरे महीने के लगभग 25,000 के आते हैं। अब दोस्तों आज अगर क्लाइंट को कुछ हो गया तो उसके फैमिली को तो आज से ही पैसे की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केस में उसके जो डिपेंडेंट है, जैसे उनकी वाइफ है, उनका डेट ऑफ बर्थ हमने सबसे शुरुआत में लिया है, तो ये देखना ऑटोमेटिकली उनका एज आ गया, यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो हमें अभी 34 साल उनकी वाइफ का जो आज की ये उम्र है वहां से लेकर उम्र 80 तक उनको हमें हर महीना एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको देना है ताकि वो आराम से घर के खर्चे उसमें से निकाल सके। नॉमिनी के हाथ में पैसा देंगे तो वो कहाँ पर इतना बड़ा जो चंक है, इतना बड़ा क्लेम का अमाउंट है वो कहाँ पर रखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ये देखना एफडी रिटर्न्स रेट करके है, ये लोग सिंपली बैंक एफडी में रखेंगे। तो मान लीजिए आप 5% रखो या 6% आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि उनको एफडी का ब्याज कितना मिलेगा। तो मान लीजिए 5.5% अगर आप लिख रहे हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, तो ये यहाँ पे आपको टाइप करना है। और उनका आज का जो खर्चा है ये 25,000 रुपये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गई सबसे पहले जिंदा रहने की खर्चे की लायबिलिटी जो हमारे डिपेंडेंट्स है वो। अब दूसरा है बच्चों का वेलफेयर। अब दोस्तों मैं रहूंगा तो मैं हर साल थोड़ा पैसा जमा करते हुए वो पैसा अक्यूमुलेट कर सकता हूँ उनके फ्यूचर कॉस्ट के हिसाब से। अगर
उसके पहले ही समझो किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है, सो बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके जो गोल्स है वो तो आने वाले ही है। ऐसे परिस्थिति में आज के तारीख में एंटर द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर गोल्स, मतलब आज अगर मेरा बच्चा एसएससी एचएससी में होता था तो मुझे कितने खर्चे आते थे, आज अगर मेरा बच्चा ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए होता था तो कितने खर्चे आते थे, और आज मेरे बच्चों की शादी होती थी तो कितने खर्चे आते थे। दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो है लेवल 2 वाला जो चाइल्ड फ्यूचर, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उन्हें 2 बच्चे हैं और एसएससी एचएससी मिलाकर 3 लाख एक बच्चे का, सो दोनों का हो गया 6 लाख। ग्रेजुएशन मास्टर दोनों मिला के 20 लाख का खर्चा था एक बच्चे का, 5 और 15 करके, उनको 2 बच्चे हैं तो ये बन गए 40 लाख, और 10 लाख उन्होंने कहा था एक बच्चे के लिए आज का खर्चा होगा अगर वो शादी के लिए खड़े रहते हैं, तो 2 बच्चे के हो गए 20 लाख। अब ये जो फिगर्स है दोस्तों, ये हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये यहाँ पर इंश्योरेंस का प्लानिंग नहीं करेंगे कि आज से 15 साल के बाद जो वैल्यू होगी उसका हम आज से प्रोविजन करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर मेरा बच्चा एसएससी ग्रेजुएशन के लिए होता था तो आज मेरे हिसाब से कितना खर्चा होता था दोस्तों, सिर्फ उतना ही प्लानिंग हम करेंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो ये जितने भी खर्चे हैं, ये जितने भी अमाउंट है अगर नॉमिनी को मिल जाए तो वाइफ क्या करेगी, 66 लाख ये आज ही किसी बैंक एफडी में डाल देगी और वो पैसा धीरे 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 बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। और जब वो उम्र के बन जाएंगे उस समय पर उसी एफडी में से पैसा निकालकर या वो जो नॉमिनी है ये खर्चा कर पाएगी। उसके अलावा अब तीसरी जो लायबिलिटी है दोस्तों वो है करंट लोन्स की। अगर नॉमिनी के पास उतना फंड प्रोविजन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हमें हमारा घर बेचना पड़े। ऐसे परिस्थिति में हमारा जो लोन है वो भी सेट ऑफ होना चाहिए इन माई इंश्योरेंस। तो अब हम क्लाइंट को पूछते हैं कि सर आपका होम लोन कितना है, तो मान लीजिए क्लाइंट कहता है 35 लाख रुपए का होम लोन है, और हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर आपका कोई कार लोन वगैरह है, तो क्लाइंट कहता है हाँ 5 लाख रुपए का कार लोन है। सर इसके अलावा और कोई लोन है, वो कहता है नहीं, तो ये देखना 0 है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें कुछ टाइप करना नहीं है। दोस्तों अब तक हमने क्या देखा, उनकी 3 लायबिलिटीज देखी। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरा है चाइल्ड वेलफेयर और तीसरा है लोन्स। अब ये तो हो गए कि उनके सर के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब ये जिम्मेदारी के सामने उन्होंने अब तक क्या क्या प्रोविजन करके रखा हुआ है, ये भी हम क्विकली उनसे पूछ लेते हैं। तो सर अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, कि अगर मुझे कुछ हो गया डेथ के बाद आपके नॉमिनी को अगर सब कुछ बेच बाच के हाथ में एक पैसा जमा करना है, एक कॉर्पस जमा करना है, तो सर एक एक करके मैं आपको पूछता हूँ। सो क्विकली कैन यू हेल्प मी विद द फिगर्स। तो जैसे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में क्लाइंट को पूछता हूँ, क्लाइंट ने कहा शेयर्स है मेरे पास करीबन 2 लाख रुपए के, पोस्ट ऑफिस में वो कहते हैं मेरी 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में है, फिक्स डिपॉजिट्स में कहते हैं 3 लाख रुपए मेरे फिक्स डिपॉजिट्स में है, बैंक बैलेंस कहते हैं करीबन 1 लाख रुपए का, गोल्ड। अब दोस्तों ये देखना ब्रैकेट में हमने लिखा है नो ज्वेलरी, मतलब गहने नहीं, सिक्के या फिर कोई बार्स या ऐसे चिप्स अगर आपने लिए हुए हैं बेचने के लिए, ऐसा कोई है, तो कहता है हाँ करीबन 2 लाख रुपए का सोना है। आपने ऐसा अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है जो आपने बेचने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है कि उसका पैसा बढ़ेगा तो उसको बेच दूंगा, उस टैनी जो आपको अगर जमीन मिली रहेगी या घर मिला रहेगा वो नहीं, आपका रहता हुआ घर भी नहीं, तो क्लाइंट कहते हैं लगभग 7 लाख रुपए की एक जमीन है गांव में, तो ये हम लोग लिख लेंगे। अच्छा इसके अलावा सर आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी है, तो क्लाइंट कहते हैं जी हाँ प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी दोनों मिला के करीब 5 लाख रुपए का। अच्छा सर इसके अलावा और कुछ आपने प्रोविजन करके रखा है, तो कहेगा नहीं नहीं इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो 0। अब इसमें दोस्तों ये जो सुपर HNI लोग हैं यहाँ पर उनके पास अगर कोई एंटीक पीसेस है या फिर वॉल पेंटिंग्स है तो उसे भी मतलब वो वैल्यूएबल माने जाते हैं, तो वो भी वो बेचकर दे कैन एनकैश, तो ये अदर्स में वो आ जाएगा। अब दोस्तों ये इतना ही डेटा हमने लिया है कि उनकी लायबिलिटीज क्या और उसके सामने उन्होंने कैश का प्रोविजन कितना है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोविजन कितना है। तो दोस्तों ये देखना, ये सबका अगर हम टोटल करेंगे तो दोस्तों 2 विभागों में आपको ये 2 बॉक्स दिखेंगे, एक पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट। अब पहला हम लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडेंट लिविंग एक्सपेंसेस, इसकी लायबिलिटी बन जाती है 1,03,35,000। मित्रों आपको याद रहेगा कि रिटायरमेंट की शीट हमने जो देखी थी लेवल 1, उसमें हमने उनको एक
कॉर्पस बताया था कि रिटायरमेंट के वक्त आपको इतना इतना पैसा लगेगा, जिसके बदौलत आप आराम से आपकी रिटायरमेंट की लाइफ काट सकते हो। सिमिलरली उस कस्टमर को कुछ हो गया, क्लाइंट को कुछ हो गया, तो उनकी वाइफ जो है वो तो आज से ही उनका रिटायरमेंट वर्चुअली देखने के लिए जाएंगे तो चालू हो गया। सो ऐसी परिस्थिति में 34 से लेकर 80 साल तक अगर मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनको पैसा देना है तो उनको करीब करीब 1,03,35,000 रुपए का कॉर्पस लगेगा। अगर उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगा कि 1,03,00,000 कहाँ से निकाला, ये भी हम दोस्तों उनको दे सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। दूसरा है किड्स लायबिलिटीज की, अगर मुझे कुछ हो गया तो घर का खर्चा निकालने का तो प्रोविजन अलग, प्लस बच्चों के की जो प्रोविजन है, जो आज की ही मैंने कॉस्ट पकड़ी है, तो देखना 6 लाख आज की कॉस्ट, 40 लाख आज की कॉस्ट और 20 लाख आज की कॉस्ट। आज से 15-20 साल वाले नहीं, आज ही अगर मेरे बच्चे ग्रेजुएशन, मास्टर, मैरिज के लिए होते थे तो सब मिलाकर, दोनों बच्चों का मिलाकर मेरा 66 लाख का मुझे प्रोविजन आज करना पड़ता था। तो वो हम आज ही करके रखेंगे। तो वो अगर बीवी ने बाजू में रख दिया और एफडी रिन्यू करते गई, तो जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जो नॉमिनी है, वाइफ है, वो उसमें से पैसा विड्रॉ कर करके उनकी फीस भर सकती है। अच्छा, और तीसरा जो कॉलम है जिसे हम कहते हैं लोन लायबिलिटीज, तो आपने कहा था कि 35 लाख रुपए का होम लोन है, 5 लाख रुपए का कार लोन है, 35 और 5 बन गए 40। दोस्तों ये तीनों लायबिलिटीज अगर हम टोटल मारेंगे तो क्लाइंट की लगभग लायबिलिटी बन जाती है 2,09,00,000 रुपए की। अब दोस्तों ये तो लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी के सामने उन्होंने कुछ प्रोविजन किया है क्या? तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स। दोस्तों याद है ऊपर उन्होंने हमें शेयर्स के 2 लाख, पीपीएफ के 5 लाख, आरडी में 3 लाख, रियल एस्टेट में 7 लाख, गोल्ड में 2 लाख, बैंक बैलेंस 1 लाख और प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी 5 लाख, ये सब मिला के दोस्तों ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने टोटल मार दिया है यहाँ पर 25 लाख रुपए की उनकी प्रोविजन है। अब इसके अलावा बहुत बार हम क्लाइंट को पूछते हैं, सर अभी आपका इंश्योरेंस कितना है? तो मान लीजिए उन्होंने कहा मैंने ना एक टर्म पॉलिसी लेके रखी है 1 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर देखना दोस्तों इंश्योरेंस वैल्यू 1 करोड़, देखना कि 2,09,00,000 का आपका रिक्वायरमेंट है सर, उसके सामने आपने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है और 25 लाख की आपकी सेविंग्स है, दोनों मिलाकर 1.25 करोड़ का सर आपने प्रोविजन करके रखा है। सो इन शॉर्ट इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो गैप इज 84,35,000 सर, करीब करीब 84 लाख का आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। अब दोस्तों बहुत बार ये होता है कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस सुनने के बाद ही काफी सारे एडवाइजर्स जो है ये सरेंडर कर जाते हैं। उनको लगता है कि कस्टमर के पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है, अभी इसको और इंश्योरेंस हम बेच नहीं पाएंगे। बट इस सॉफ्टवेयर की बदौलत, इसके मदद से आप आराम से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए क्लाइंट ने कहा कि नहीं 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 मेरे लिए 1 करोड़ बहुत है, 1 करोड़ में मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखना हम क्लाइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर मान लीजिए 1.25 करोड़ रुपए का आपका अभी प्रोविजन है जो आपको ठीक लगता है। तो सर 1.25 करोड़ में से सबसे पहले क्या होगा कि 40 लाख रुपए तो लोन वाले उठा के लेके जाएंगे। जो नॉमिनी है, कोई भी वाइफ है, हस्बैंड के गुजर जाने के बाद ये नहीं चाहेगी कि बच्चों को फी भरी नहीं, इसके लिए उनको एजुकेशन ना मिले। तो सबसे पहले अगर इतना इंश्योरेंस रहेगा तो कोई भी माँ सबसे पहले ये करेगी कि बच्चों का जो फ्यूचर है उसके जो खर्चे लगने वाले हैं उसको बाजू में निकाल के रख देगी। तो दोस्तों उनके पिताजी ने जो प्लान करके रखा था 66 लाख, उसे वो बाजू में निकाल के रख देगी। अब 40 और 66 इसका टोटल मारेंगे दोस्तों तो बन जाता है 1 करोड़ 6 लाख। अब 1 करोड़ 6 लाख 1 करोड़ 25 में से निकालेंगे तो बीवी के हाथ में या नॉमिनी के हाथ में बचेगा सिर्फ 19 लाख रुपए। अब दोस्तों खर्चे तो क्लाइंट ने आज के ही हिसाब से बताए हैं, महीने के 25,000 रुपए, जो रिटायरमेंट के करंट लिविंग कॉस्ट में हमने देखा था। अब ये बेसिस के ऊपर ये देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज दे रहा है कि आफ्टर क्लियरिंग ऑल लोन्स, सारे लोन्स देने के बाद, एंड फंडिंग प्रोविजन फॉर किड्स, मतलब बच्चों का जो पिताजी ने सोच के पैसा बाजू में रखा था वो सब निकालने के बाद, बैलेंस लेफ्ट इन हैंड फॉर योर डिपेंडेंट लिविंग विल बी 19 लाख। जैसे कि हमने देखा 1.25 करोड़ में से 1 करोड़ 6 लाख अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों तो 19 लाख नॉमिनी के हाथ में बचता है। अब मान लीजिए ये 19 लाख बीवी ने या नॉमिनी ने बैंक एफडी में रख दिया। ऐसे परिस्थिति में जो उनकी बैंक एफडी, उनको ये देखना एफडी 5.5% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। अब ये दोस्तों यहाँ पर सर्वाइवल इलस्ट्रेशन करके है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखना 19 लाख रुपए वाइफ के हाथ में आया,
महीने का 25,000 के हिसाब से यही आज से ही अगर उसे पैसा चाहिए तो साल के 3 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए। अब साल के अंत में बचे 16 लाख रुपए, जो ब्याज के साथ इतना हुआ। अब अगले साल 3 लाख के सामने 4% इन्फ्लेशन दोस्तों हमने पकड़ा है, तो 3,12,000 वाइफ ने विड्रॉ किया। उसके अगले साल 3,24,000 विड्रॉ किया, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। और धीरे 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 दोस्तों एग्जैक्टली 7वें साल में उनका जो एफडी है ये बन जाएगा 19 लाख से घट के 2,24,000, और उनका खर्चा होने वाला है 3,80,000 सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने का। तो 7वें साल में मेरी बीवी को कहीं ना कहीं या नॉमिनी को कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी या किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो सर योर मीटर इज एक्चुअली ऑन द रिजर्व, ये देखना यहाँ पर। हम चाहते हैं सर कि इसे आप बढ़वा कर ये जो 1 करोड़ है इसको मान लीजिए अगर हम 1 करोड़ 84 लाख करते हैं, जो हमारा डिफरेंस है, तो तब देखते हैं दोस्तों कि क्या होगा। तो ये देखो मीटर नीचे हो गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 करोड़ 84,35,000 749। ये देखना ये जो नीचे वाला गैप है ना, ये खाली मैंने ऊपर जोड़ दिया। अब देखना दोस्तों ये मीटर देखो फुल इनकी टाकी हो गई। अब ये क्या काम करेगा, अब ये देखना वापस मैं सर्वाइवल इलस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों सारे खर्चे कटने के बाद, यानी कि ये सब उनको 2 करोड़ 9 लाख का इंश्योरेंस है, उसमें से 40 लाख लोन चला गया, 66 लाख बच्चों के लिए बाजू में रख दिए। अब नॉमिनी के हाथ में बचे 1 करोड़ 3 लाख। अब ये 1 करोड़ 3 लाख के सपोर्ट के ऊपर जो हर साल खर्चे बढ़ते 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 जा रहे हैं, हम नॉमिनी विड्रॉ करते जाएंगे। और एग्जैक्टली आपने कहा था कि मेरी जो नॉमिनी है 80 साल तक जीने वाली है, देखना सर एग्जैक्टली उनके उम्र 80 तक ये पैसा उनको सफिशिएंट हो जाएगा, और 80 पे उनका बैंक बैलेंस जीरो होने वाला है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि 80 तक मुझे प्लानिंग करना है हम सबका। तो सर दिस इज द प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग। और भले ही आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होगा, भले ही आपका 1 करोड़ का रहेगा, फिर भी गैप इज 84,35,000 एंड योर मीटर इज रनिंग ऑन रिजर्व। तो ये हम क्लाइंट को बोल सकते हैं। सिमिलरली मेडिक्लेम में अगर आपने डिजायर्ड इंश्योरेंस 25 लाख डाला है, जो ये पूरे डेटा एंट्री जब हमने की थी लेवल 1 में, उसमें आप इसको देख सकते हैं। जब क्लाइंट का डेटा हम एंटर करते हैं वहां पर हम लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, बट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैन्युअली एंटर करते हैं कि वहां पर कितना हमें उनको बेचना है। ओके, कुछ नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 10 लाख आएगा। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि सर आपका मेडिक्लेम कितना है, तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10 लाख। ये अब उनका गैप बन गया दोस्तों 15 लाख रुपए, जो हम कह सकते हैं कि सर बीमारियां ये लेवल पे बढ़ रही है। मान लीजिए ऑर्गन के ऊपर कुछ इश्यूज आ गए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का समय आया, तो आज ही खर्चे करीब करीब 60-70 लाख के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सर आपके पास कुछ ना कुछ स्टैंड बाय होना चाहिए। एटलीस्ट 25 लाख का अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, ऊपर का 15 लाख का इंश्योरेंस सर हमें लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो आप टॉपअप के जरिए भी ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम काफी कम है। ये हो गया दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का। अब तीसरा बन जाता है पर्सनल एक्सीडेंट, जो जनरल इंश्योरेंस में आता है। काफी सारे केसेस में टर्म इंश्योरेंस में, स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी में जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है या टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है, ये कवर नहीं करते। इट इज कवरिंग ओनली डेथ। अगर कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट कोमा में चला जाता है, या फिर मान लीजिए स्पाइन में डैमेज हो जाता है और कमर के नीचे से डिसेबल्ड है, मूव नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में उनको नौकरी नहीं मिलेगी, मान लीजिए बिजनेस नहीं चला पाए, तो दोस्तों वैसे देखने के लिए जाएंगे तो जीवित है, बट फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। पार्शियल भी अगर डिसेबिलिटी उनकी हो गई, मान लीजिए सर्जन है और एक्सीडेंट में अंगूठा चला गया, अब सर्जन अंगूठे के बिना क्या सर्जरी करेगा, या कोई आर्टिस्ट है कैसे करेंगे? ऐसी अवस्था में उन्हें हम पार्शियल डिसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट दे सकते हैं, या फिर अगर टोटल डिसेबिलिटी हो गई तो भले वो जीवित है बट अगर फाइनेंशियली कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनको पर्सनल एक्सीडेंट से बाय डिफॉल्ट एक लमसम कॉम्पेंसेशन आएगा, और वो कॉम्पेंसेशन जितना लाइफ इंश्योरेंस का होना चाहिए उतना ही पर्सनल एक्सीडेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पूछते हैं सर आपका पर्सनल एक्सीडेंट का कितना अमाउंट है, तो मान लीजिए क्लाइंट ने कहा 50 लाख है, तो 50 लाख डालिएगा। और अब देखना दोस्तों दोनों मिला के 75 लाख का उन्होंने कॉम्पेंसेशन प्रोविजन किया है। अब 2 करोड़ 9 लाख में से 75 लाख हम माइनस करेंगे, बन जाएगा 1 करोड़ 34 लाख का गैप है जो सर आपको करना है। ओके, सो ये चीज है बेसिकली द इंश्योरेंस मीटर। दोस्तों ये शीट में
हम क्लाइंट को कोई भी प्लान सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंट हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, हम कोई भी प्लान सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आप जब इसके बाद वाली शीट देखेंगे, समरी शीट, जिसमें कि हम उनका रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने क्योंकि एनालाइज कर लिया है, एक पेपर पे नोट डाउन करके रखा है कि जैसे यही केस में उनका अब लाइफ इंश्योरेंस हमें लेना है 84 लाख रुपीस का, तो कंप्लीट टर्म इंश्योरेंस देने के जगह अगर हम उनको एनीवेज रिटायरमेंट के लिए एंडोमेंट पॉलिसी दे रहे हैं, कोई यूलिप प्लान आप सजेस्ट कर रहे हो, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप इंश्योरेंस प्लान दे रहे हो जिसमें टर्म राइडर है, वेवर ऑफ बेनिफिट है, व्हाटएवर, तो ये सारे फैक्टर्स आप कैलकुलेट करने के बाद जितना भी पैसा बचता है उतना ही खाली आप चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस दे सकते हो। तो दिस एज अ एडवाइजर आपके हाथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ये सॉफ्टवेयर आपको कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करेगा। ये चीज, ये जो चाबी है, ये आपके हाथ में रहेगी कि आपको क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। अब तक हमने 3 फैक्टर्स देखे हैं। सबसे पहला रिटायरमेंट, अगर मैं रिटायरमेंट की उम्र तक जीवित रहा तो मुझे कितना प्रोविजन करना पड़ेगा ताकि मेरे रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से कट सके। दूसरा फेज था बच्चों का फ्यूचर, कि अगर बच्चों की शादी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स तक अगर मैं जीवित रहा तो बढ़ते हुए खर्चों के हिसाब से मुझे कितना प्लानिंग करना है, ये देख लिया। और तीसरा कि अगर इन दोनों परिस्थितियों तक मैं जीवित ही नहीं रह पाया, ऐसी अवस्था में मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे घर की 2 वक्त की रोटी चलना, मेरे सर के ऊपर जो कर्जे है, इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आज मेरे नॉमिनी को एक्चुअल कितना इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। और अब दोस्तों हम प्रोसीड करेंगे टू द नेक्स्ट शीट, जो आपको अगले वीडियो में दिखेगा, विच इज लेवल 4 कॉल्ड एज समरी शीट। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आप ही के तरह ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनके क्लाइंट्स का बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर आप उन्हें फिनवाइन ये सॉफ्टवेयर रेकमेंड करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।